NIOS 10th Social Science Book 2 Chapter 27 शीर्षक शांति और सुरक्षा। इस पाठ को समझने के पश्चात हम योग्य हो जाएंगे। 1. विभिन्न संदर्भों में शांति और सुरक्षा के अर्थ की व्याख्या करने में। 2. शांति और सुरक्षा के पारंपरिक और नई समझ की सराहना करने में। 3. लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक शर्त के रूप में शांति और सुरक्षा को रेखांकित करने में। 4. शांति और सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए भारत द्वारा अपनाए गए उपागम और विधियों की सराहना करने में। 5. उग्रवादी गुटों के विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की पहचान करने में। और 6. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत के योगदान और संयुक्त राष्ट्र में इसकी भागीदारी का आकलन करने में। प्रश्न 1. भारत की विदेश नीति का एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारत की विदेश नीति का एकमात्र महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रश्न 2. उस नेता का नाम बताएं जिसने भारतीय विदेश नीति का रूप निर्धारित किया। उत्तर: उस नेता का नाम जवाहरलाल नेहरू है, जिसने भारतीय विदेश नीति का रूप निर्धारित किया। प्रश्न 3. शांति और सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर: क्योंकि यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति, संस्थाएं, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में क्षेत्र या राष्ट्र आमतौर पर आंतरिक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं। प्रश्न 4. आपके विचार में भारतीय विदेश नीति का एकमात्र प्रमुख लक्ष्य क्या है? उत्तर: हमारे विचार में भारतीय विदेश नीति का एकमात्र प्रमुख लक्ष्य विश्व शांति है। प्रश्न 5. भारत के संविधान में वर्णित शांति और सुरक्षा का उपागम क्या है? उत्तर: संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विश्व शांति और सुरक्षा की चर्चा करता है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य की नीति को अपनाया गया है। संविधान में विश्व या क्षेत्रीय स्तर पर शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को प्रोत्साहन तथा आतंकवाद का उन्मूलन के लिए हर संभव समर्थन देने का प्रावधान है। प्रश्न 6. क्या भारतीय विदेश नीति की दृष्टि में विश्व शांति राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरक है? उत्तर: हाँ, भारतीय विदेश नीति की दृष्टि में विश्व शांति राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरक है। प्रश्न 7. आपके अनुसार शांति और सुरक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उत्तर: लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा प्रक्रिया को सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तीव्र किए जाने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। प्रश्न 8. भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? उत्तर: अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा निर्मित दोनों में से किसी भी सैन्य संधि में शामिल हुए बगैर विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता बनाए रखना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य है। गुटनिरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील देशों को अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा तनावपूर्ण शीतयुद्ध की अवधि में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आकार और महत्व को नजरअंदाज करते हुए सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण और विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 9. भारत सरकार में परिवर्तन होने से भारत की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: भारत सरकार में परिवर्तन होने से भारत की विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न 10. गुटनिरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि विश्व में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। उत्तर: गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेना, किसी के दबाव अथवा पक्ष में निर्णय न लेना, महाशक्तियों को ध्यान में रखते हुए विशेषकर अपने हित तथा विश्व शांति के हित में बिना किसी के बहुत निकट आए मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की स्थापना करना गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्षता की नीति का यह लाभ मिला कि नवस्वतंत्र होने वाले एशिया और अफ्रीका के देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया तथा वे किसी शक्ति गुट में सम्मिलित नहीं हुए। प्रश्न 11. उस विश्व संस्था का नाम बताएं जिसका प्रयोग भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए करता है। उत्तर: उस विश्व संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसका प्रयोग भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए करता है। प्रश्न 12. भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों को किस प्रकार सहायता दी है?
उत्तर, भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में अपना योगदान दिया है। जब भी दो राष्ट्र के बीच शत्रुता पनपी, भारत ने तुरंत झगड़े को समाप्त करने को प्राथमिकता दी और उन्हें बातचीत के रास्ते सुझाने की कोशिश की। प्रश्न 13, शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में उभरा? उत्तर, शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। प्रश्न 14, भारतीय विदेश नीति की मुख्य बातें क्या है? उत्तर, भारतीय विदेश नीति रंगभेद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है तथा आर्थिक और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। भारत के लिए शांति का अर्थ केवल युद्ध की अनुपस्थिति ही नहीं अपितु संसार में समानता, न्याय, प्रगति और सुरक्षा की स्थापना है। भारत करोड़ों वंचित लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए कार्य करके शांति की जड़ों को मजबूत करने पर बल देता है। भारत अनेक गरीब देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। प्रश्न 15, उस संस्था को बताएं जहां अमेरिका के प्रभाव को अधिक महसूस किया जाता है। उत्तर, उस संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है। प्रश्न 16, क्या अधिकतर युद्ध अन्य देशों की अपेक्षा आपस में लड़े जाते हैं? उत्तर, हाँ, अधिकतर युद्ध अन्य देशों की अपेक्षा आपस में लड़े जाते हैं। प्रश्न 17, आतंकवाद के विषय में विस्तार से लिखिए। उत्तर, आतंकवाद हमारे देश में शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दिनांक 26 नवंबर 2008, जो आमतौर पर 26/11 के नाम से जाना जाता है, मुंबई पर आतंकवादी हमला बहुत ही घिनौनी घटना का प्रतीक है। वास्तव में, स्वतंत्रता से ही देश के विभिन्न भागों में ऐसी गतिविधियां होती रही है। ये आतंकवादी जो हिंसक गतिविधियां करते हैं, वे या तो विदेशी लोग हैं या ऐसे भारतीय युवक पड़ोसी देशों में प्रशिक्षित हैं तथा उनके द्वारा समर्थित एवं पथभ्रष्ट है। कभी कभी हम आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा करने में भ्रमित जाते हैं। वास्तव में आतंकवाद की परिभाषा को लेकर कोई आम सहमति नहीं है। हालांकि भारत के संदर्भ में मोटे तौर पर आतंकवाद आवश्यक रूप से एक आपराधिक गतिविधि है, जिसके द्वारा भय का माहौल बनाने के लिए तथा सामान्य रूप से राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आम नागरिकों पर घातक हमला किया जाता है। आतंकवाद एक अपराधी कार्य है। ये कार्य किसी भी परिस्थिति में अन्याय संगत है, चाहे इसको उचित ठहराने के लिए राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक, नस्लीय, प्रजातीय, धार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार का तर्क दिया जाए। प्रश्न 18, नक्सलवादी आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के कारण नक्सलवादी आंदोलन चिंता का विषय है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल के एक गांव से हुई, किंतु अब यह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हुए 12 राज्यों के 125 जिलों में फैल गया है। नक्सलवादी अक्सर सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी अधिकारियों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों तथा ऐसे लोगों पर जिन्हें वे अपना दुश्मन समझते हैं, हमला करते हैं। वे वन क्षेत्र के अंतर्गत किसी विकास कार्य के भी खिलाफ है। सरकार गांवों तथा जंगलों में पक्की सड़क बनाना चाहती है, परंतु नक्सलवादी किसी भी विकास कार्य को हतोत्साहित करते हैं। उन्हें पता है कि एक बार विकास हो जाता है तो वे शायद लोगों का समर्थन खो बैठेंगे, इसलिए वे निर्दोष लोगों को गुमराह करते हैं कि सरकार उनसे खनिज संपदा तथा उनके जंगल उनसे छीनना चाहती है। दुर्भाग्य से इस आंदोलन के उद्भव और प्रसार का बुनियादी कारण समाज के कुछ वर्गों के बीच असंतोष है। युवक जो इस आंदोलन की हिंसक गतिविधियों में लगे हुए हैं, वे मोटे तौर पर समाज के इन्हीं वर्गों से जुड़े हुए हैं जो युगों से सामाजिक भेदभाव और आर्थिक अभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा दलित। आपने अनुभव भी किया होगा कि किस तरह इन वर्गों के सदस्यों को समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार सहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत में हो रहे विकास के लाभ उन वर्गों तक पूरी तरह नहीं पहुंच रहे हैं। कारण जो भी हो, विकास उन लोगों की आशा और आकांक्षाएं पूरा करने में सफल नहीं है। प्रश्न 19, भारत की विदेश नीति के 4 प्रमुख उद्देश्य और सिद्धांत लिखिए। उत्तर, 1, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में आस्था। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना के लिए अपनी सेना संगठित की, भारत ने अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई है। 2, गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्षता है। उसने संसार को पंचशील, निशस्त्रीकरण और गुटनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत दिए हैं। 3, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं को हल करने की नीति पर विशेष बल दिया है।
4. रंगभेद नीति का विरोध। भारतीय विदेश नीति रंगभेद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे संसार में समानता, न्याय, प्रगति और सुरक्षा की स्थापना हो सके। प्रश्न 20। विश्व शांति के लिए भारत के प्रयासों की समीक्षा कीजिए। उत्तर। भारत की स्वतंत्रता के साथ सोवियत संघ की अध्यक्षता वाले समाजवादी देश और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की अध्यक्षता वाले पूंजीवादी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। यूरोप महाद्वीप में शुरू हुई प्रतिस्पर्धा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में फैल गई। दोनों प्रतिस्पर्धी मित्र राष्ट्रों को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी समूह से संबंध रखने वाले देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगे। दोनों समूहों के बीच वाक युद्ध चला, प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं लड़ा गया। संसार के बाकी देश लगातार किसी भी समय युद्ध भड़कने से चिंतित थे। इस स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। भारत का आग्रह बातचीत के लिए था। हमारे नेताओं ने दोनों के मतभेदों को वाक युद्ध तथा हथियारों का इस्तेमाल किए बिना स्वतंत्र तथा सीधी बातचीत के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया। भारत ने एक अद्भुत नीति की खोज की, जिसे बाद में गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना गया। इस नीति का अर्थ तटस्थता नहीं है। तटस्थता का अर्थ दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच युद्ध के दौरान समान दूरी बनाए रखना है। इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेना। इस नीति में सैनिक मुकाबले को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा सभी शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाया गया। इस नीति को लोकप्रियता का यह लाभ मिला कि नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने शीत युद्ध के गुटों का सदस्य बनने की अपेक्षा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाने की प्राथमिकता दी। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1960 में जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और मिस्र के नासिर के द्वारा संचालित किया गया। इस आंदोलन का स्वागत विश्व शांति की स्थापना करने वाले सबसे बड़े आंदोलन के रूप में किया गया। भारत शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को स्वतंत्र तथा नए स्वतंत्र देशों के बीच तनाव पैदा करने देना चाहता था। जब भी राष्ट्रों के बीच शत्रुता पनपी, भारत ने तत्काल झगड़े को समाप्त करने को प्राथमिकता दी और उन्हें बातचीत के रास्ते पर लाया। भारत उस देश के एकदम खिलाफ है, जो शक्ति का इस्तेमाल कर दूसरे देशों की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं। चाहे आक्रामक देश छोटा हो या बड़ा, भारत उसे सहायता प्रदान करने में अनिच्छुक है। भारत ने पश्चिमी एशिया, कांगो तथा दूसरे क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया है। भारत ने चीन के साथ मिलकर 1954 में पंचशील की नीति की घोषणा की। यह 5 आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। वे सहमत हुए कि आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए 1962 के युद्ध की कड़वाहट के बावजूद भारत चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की शर्त के बिना आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समानता है। दुर्भाग्यवश उनके द्वारा हमारे इरादों पर संदेह करने से संबंध खराब हुए, जिसका परिणाम था कई बार युद्ध। सन 1972 में हुए शिमला समझौते के द्वारा दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि वे आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से तथा आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे। पुनः 1999 में भारत पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और उपमहाद्वीप में शांति की आवश्यकता पर बल दिया। विश्व शांति की दिशा में भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। भारत ने हथियारों की दौड़, उत्पादन और परमाणु या परंपरागत हथियारों के हस्तांतरण को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल है, क्योंकि हथियारों की होड़ का अर्थ है अपर्याप्त आर्थिक और वैज्ञानिक संसाधनों की अस्वीकार्यता। विशेष रूप से भारत ने परमाणु हथियारों की अनंत शक्ति से होने वाली भीषण तबाही को प्रचारित किया तथा तभी से भारत लगातार परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण की मांग कर रहा है। अनेक देशों में से भारत पहला देश है जिसने 1959 में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। दशकों के बाद हमारे नेताओं ने 2015 तक सभी परमाणु हथियारों के पूर्ण रूप से बहिष्करण के लिए कार्य योजना प्रस्तावित की। यद्यपि भारत परमाणु प्रसार संधि का पूर्ण रूप से विरोधी रहा है, जो 5 देशों द्वारा समर्थित है तथा ऐसी संधि है जो चालाकी से उन्हें परमाणु हथियारों में अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठता प्रदान करती है। प्रश्न 21। शांति व सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर, क्योंकि यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति, संस्थाएं, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं।
इस अवस्था में क्षेत्र या राष्ट्र आमतौर पर आंतरिक रूप से ज्यादा स्थिर होते हैं, संभवतः लोकतांत्रिक तरीके से शासित होते हैं और मानवाधिकार के प्रति अनादर होता है। संघर्ष न सिर्फ खतरे और भय को जन्म देते हैं बल्कि आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। प्रश्न 22। शांति और सुरक्षा के पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक अवधारणाओं के बीच 3 आधारभूत अंतर क्या है? उत्तर 1। शांति और सुरक्षा की नई व गैर पारंपरिक धारणा काफी व्यापक है तथा सैन्य धमकी के अतिरिक्त खतरों का व्यापक क्षेत्र तथा मानव अस्तित्व के खतरों को भी समाविष्ट करती है। 2। इसमें न केवल क्षेत्र और राष्ट्र शामिल है, बल्कि व्यक्ति या समुदाय और मानवता की सुरक्षा भी इसके दायरे में आती है। 3। नई समझ के अनुसार शांति और सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रखरखाव के पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है। 4। नई धारणा में व्यक्ति के लिए भूख से मुक्ति, आवश्यकताओं, बीमारियों तथा महामारियों, पर्यावरणीय क्षरण शोषण तथा अमानवीय व्यवहार से मुक्ति शामिल है। प्रश्न 23। भारत को अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक शांति और सुरक्षा के लिए विशेष उपागम विकसित करने और अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर, लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। जब शांति स्थापित होती है, तभी नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। शांति विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए अति आवश्यक है। दूसरी ओर, लोकतंत्र और विकास के अभाव में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। जन आक्रोश की स्थिति को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र बेहतर स्थिति में होता है। विकास शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति तथा उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रश्न 24। शांति और सुरक्षा के उपागम के विकास में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान रहा? उत्तर, विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में विचार और दृष्टिकोण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व ने भली भांति समझा कि स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कारगर हो सकती है, जब विश्व में शांति और सुरक्षा बहाल हो जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने के लिए आम सहमति का लक्ष्य उस स्थिति को प्राप्त करना था, जो शांति के लिए आंतरिक खतरे के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। प्रश्न 25। भारत के संविधान में वर्णित शांति और सुरक्षा का उपागम क्या है? उत्तर, संविधान राज्य के नीति निदेशक तत्वों में विश्व शांति और सुरक्षा की चर्चा करता है। संघीय व्यवस्था तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की स्थापना का लक्ष्य आंतरिक सुरक्षा के खतरे को मिटाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लक्ष्य की नीति को अपनाया। संविधान में विश्व या क्षेत्रीय स्तर पर शांति, न्यायोचित आर्थिक विकास, मानवाधिकार को बढ़ावा तथा आतंकवाद के उन्मूलन के लिए हर संभव समर्थन देने का प्रावधान है। प्रश्न 26। आपके अनुसार शांति और सुरक्षा करने का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? उत्तर, लोकतांत्रिक संस्थाएं तथा प्रक्रिया को सशक्त करने की आवश्यकता है। देश के सभी भागों में सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज किए जाने के लिए प्रयास जारी रखने होंगे। लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया तथा विकास संबंधी गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारत को शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। प्रश्न 27। विद्रोह से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सी मुख्य रणनीतियां अपनाई गई है? उत्तर, भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा किसी आतंकवादी हमले की स्थिति में उनका समर्थन लेती रही है। जहां तक राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्रोही गतिविधियों का प्रश्न है, भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इसका सामना करने का प्रयास करती है। भारत ने म्यांमार तथा हाल ही में बांग्लादेश के साथ संधि की है, जिससे इन देशों से विद्रोही आंदोलनों को मिलने वाले समर्थन और सहायता को रोका जा सके। ऐसा करने के लिए यह पाकिस्तान पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संबंध में यह महसूस किया गया है कि गहरे सामाजिक, आर्थिक विभाजन होने के कारण यह एक गंभीर मामला है। उन क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने तथा युवकों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रश्न 28। आपके अनुसार विद्रोह की समस्या का हल करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? उत्तर, सरकार को देश के सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने चाहिए। सभी को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हों।
भागीदारी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए उसमें लगी संस्थाओं और प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन के प्रयास आवश्यक हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। प्रश्न 29। भारत की विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य क्या है? उत्तर 1। नीति निर्माण में स्वतंत्रता। 2। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। 3। अन्य देशों, विशेषकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध। 4। संयुक्त राष्ट्र को समर्थन। 5। शस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जातिभेद का विरोध। 6। विकासशील देशों के बीच सहयोग। प्रश्न 30। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? उत्तर, अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा निर्मित दोनों में से किसी भी सैन्य संधि में शामिल हुए बगैर विदेश नीति के मामले में स्वतंत्रता बनाए रखना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य है। गुटनिरपेक्षता न तो तटस्थता है और न ही अलगाववाद। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील देशों को अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करने तथा तनावपूर्ण शीत युद्ध की अवधि में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आकार और महत्व को नजरअंदाज करते हुए सभी सदस्य देशों को वैश्विक निर्णय निर्धारण और विश्व राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न 31। शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है? इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है? उत्तर, शांति एक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करती है। यह सामंजस्य की स्थिति है जिसकी विशेषता है स्वस्थ संबंधों का अस्तित्व। यह वह अवस्था है जिसका संबंध सामाजिक या आर्थिक कल्याण तथा समानता से है। इसका संबंध एक कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सबके सच्चे हितों की पूर्ति होती है। सुरक्षा, सामान्यतः इसका अर्थ है सुरक्षित अवस्था या भयमुक्त भावना। व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र तथा विश्व की कुशलता भी इसका अर्थ है। हालांकि मौलिक तौर पर सुरक्षा का अर्थ है बेहद खतरनाक संकटों से बचाव। यह मानवाधिकार जैसे बुनियादी मूल्यों के प्रति खतरों से भी संबंधित है। शांति और सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की नई धारणा से भिन्नता। जब हम शांति और सुरक्षा की बात करते हैं तब हम अक्सर इसे परंपरागत धारणा से जोड़ देते हैं जो युगों से सैनिक या सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केंद्रित रही है। खतरे का स्रोत एक देश द्वारा दूसरे देश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की धमकी होती है। यह देश की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता तथा अखंडता के अतिरिक्त उसके लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा करती है। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के रूप में सैनिक कार्रवाई के खतरे के कारण को संबंधित देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते या एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई द्वारा समाप्त किया जाता है। देश अपनी प्रतिरक्षा की क्षमता बढ़ाकर सीमा पर सशस्त्र बल की तैनाती करके रोकथाम के कदम भी उठाते हैं। कुछ देश दूसरे देशों के साथ यह संधि करके कि किसी भी देश के खिलाफ सैनिक कार्रवाई होने पर वे संयुक्त कदम उठाएंगे, शक्ति संतुलन के उपागम भी अपनाते हैं। मानवता को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष की धमकी से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया है। लेकिन शांति और सुरक्षा की नई और गैर परंपरावादी धारणा बहुत व्यापक है तथा मात्र सामरिक धमकियों तक सीमित नहीं है। इसमें संपूर्ण मानव अस्तित्व के प्रति व्यापक खतरे एवं आशंकाएं सम्मिलित है। इस अवधारणा में केवल क्षेत्र एवं राष्ट्र की ही नहीं, बल्कि व्यक्तियों, समुदायों तथा पूरी मानवता को शामिल किया जाता है। सच तो यह है कि यह धारणा प्राथमिक रूप से व्यक्ति पर केंद्रित है। यह सच है कि विदेशी आक्रमणों से लोगों की रक्षा करना शांति तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन यह ही सब कुछ नहीं है। वस्तुतः शांति और सुरक्षा को सामाजिक आर्थिक विकास एवं मानव गरिमा के बनाए रखने के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाना चाहिए। शांति और सुरक्षा की नई धारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को भूखमरी से मुक्त करने, उन्हें उनकी जरूरतों, बीमारियों तथा महामारियों से मुक्त कराने, पर्यावरणीय आक्रमण पर रोक लगाने तथा लोगों को शोषण एवं अमानवीय व्यवहारों से बचाने के लिए शांति तथा सुरक्षा आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में शांति और सुरक्षा की नई परिभाषा में सामरिक आक्रमणों के अलावा भी इनके आशंकाएं शामिल है। ये आतंकवाद, विद्रोह, जाति संहार, मानवाधिकारों से वंचित रखने, स्वास्थ्य संबंधी महामारियां, नशीले पदार्थों का व्यापार तथा प्राकृतिक संसाधनों के विवेकहीन उपयोग से संबंधित आशंकाएं हो सकती हैं। प्रश्न 32। क्या आप सहमत हैं कि शांति व सुरक्षा तथा लोकतंत्र और विकास में पारस्परिक संबंध हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाँ।
लोकतंत्र और विकास तथा शांति एवं सुरक्षा के बीच पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास नहीं हो सकता। चुनाव के संचालन के लिए शांति आवश्यक है। शांति के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं काम नहीं कर सकती हैं। शांति के वातावरण में ही नागरिक विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए शांति और भी आवश्यक है। उपद्रव, हिंसा या युद्ध के माहौल में विकास गतिविधियां संभव नहीं है। दूसरी ओर लोकतंत्र में विकास की अनुपस्थिति में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। मोटे तौर पर देखा गया है कि लोकतंत्र युद्ध के पक्ष में नहीं होते। कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र के सभी देशों में यदि लोकतंत्र हो तो क्षेत्रीय शांति की संभावना बढ़ जाती है। जन असंतोष को बढ़ावा देने वाली शर्तों को दूर करने के लिए भी लोकतंत्र बेहतर माना जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रणाली लोगों को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करती है। विकास भी शांति को बढ़ावा देता है। विकास के माध्यम से ही राष्ट्र लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित कर सकता तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। विकास यह सुनिश्चित करता है कि लोग अभावग्रस्तता की भावना से पीड़ित नहीं हैं, जो उन्हें विरोध और हिंसक गतिविधियों की ओर प्रेरित करती है। किसी क्षेत्र के सभी देशों में जब विकास गतिविधियां चलती है, तो प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करता है कि शांति भंग न हो, नहीं तो उसका असर विकास पर पड़ेगा। विकास की पहल देशों में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में योगदान करती है। प्रश्न 33। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए रणनीति और विधि के विकास में क्या योगदान है? उत्तर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम के विचार और दृष्टिकोण की शुरुआत हुई। नेतृत्व ने यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता के उपरांत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शर्तों को पूरा किया जाए। शांति कायम रखते हुए ही विकास प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन के नेतृत्व ने विचार व्यक्त किया कि स्वतंत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखने तथा बढ़ावा देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। उन्होंने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी तथा जातिभेद विरोधी सभी आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया तथा लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। सामाजिक न्याय तथा पंथ निरपेक्षता पर बल देते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समाजवादी उपागम अपनाने पर हुई आम सहमति का लक्ष्य ऐसी शर्तें तैयार करना था जो शांति के लिए आंतरिक खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को बढ़ावा दे। प्रश्न 34। भारत में शांति और सुरक्षा के कौन से गंभीर खतरे हैं? इनसे निपटने के लिए भारत कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति और तरीके अपनाता रहा है? उत्तर। जब भी जान माल को क्षति पहुंचाते हुए कोई आक्रामक विरोध एवं प्रदर्शन या हिंसक गतिविधियां होती हैं, तो यह शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है। किंतु ऐसी कई घटनाएं कानून व्यवस्था की समस्याएं होती हैं, जिन्हें पुलिस स्थानीय रूप से सुलझाती है। हमारे लोकतंत्र में ऐसे विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, बंद और अन्य आंदोलन सरकार या अन्य संबंधित अधिकारियों का ध्यान विशेष मांगों और चिंताओं के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। हालांकि भारत आतंकवाद या विद्रोह या नक्सल आंदोलन के वेश में कई तरह की हिंसक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है, जो शांति और सुरक्षा के लिए अधिक गंभीर खतरे हैं। सरकार की रणनीति। भारत सरकार आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए रणनीतियां और तरीके अपना रही है। यह आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी राष्ट्रों के प्रयासों का समर्थन करती रही है तथा कभी भी आतंकवादी हमले होने पर उनका समर्थन मांगती है। कूटनीतिक दृष्टि से भारत पाकिस्तान तथा अन्य पड़ोसी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाती है कि वे ऐसे आतंकवादी गुटों को अपना सक्रिय समर्थन न दें। जहां तक राजनीतिक उद्देश्यों के दृष्टिगत विद्रोही गतिविधियों का सवाल है, भारत सरकार ने इससे कूटनीति से निपटने की कोशिश में बांग्लादेश के साथ संधि की है कि वे विद्रोही आंदोलन को सहायता और समर्थन देने से बचें। ऐसा करने के लिए भारत पाकिस्तान पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नक्सलवादी आंदोलन के संदर्भ में राज्य सरकारों ने प्रारंभ में इसे कानून व्यवस्था की समस्या माना, लेकिन यह महसूस किया गया कि यह एक ज्यादा गंभीर मुद्दा है, जिसके गहरे सामाजिक आर्थिक आयाम हैं। उन क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने और युवकों को मूल धारा में वापस लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि कुल मिलाकर इस पाठ से हमने क्या क्या जानकारियां प्राप्त की। 1. शांति और सुरक्षा एक व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व बिना किसी खतरे के आगे बढ़ते हैं।
2. शांति एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करता है। यह सद्भावना की स्थिति है जिसमें निम्न बातें पाई जाती है। 1. स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक या अंतर समूह या अंतर क्षेत्रीय या अंतर राज्य या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अस्तित्व। 2. सामाजिक या आर्थिक कल्याण में समृद्धि। 3. समानता की स्थापना। 4. सभी के सच्चे हितों की रक्षा करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शांति केवल युद्ध का अभाव नहीं है वरन सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक समझ और एकता की भी उपस्थिति है। शांति की प्राप्ति के लिए संबंधों में सहिष्णुता की भावना होती है। 3. सामान्य अर्थों में, सुरक्षा का अर्थ है भयमुक्त सुरक्षित अवस्था या भावना। इसका अर्थ एक व्यक्ति, संस्था, क्षेत्र, राष्ट्र या विश्व की सुरक्षा भी है। हालांकि सुरक्षा का मौलिक अर्थ है अत्यधिक भयानक खतरे से बचाव। इसका संबंध उन संकटों से भी है जिससे मानवाधिकार जैसे आधारभूत मूल्यों को खतरा है। 4. पारंपरिक रूप से शांति और सुरक्षा युगों से सैनिक, सशस्त्र संघर्ष या धमकी के खतरों पर केंद्रित रहा है। परंतु नई समझ मानवीय शांति और सुरक्षा या वैश्विक शांति और सुरक्षा पर केंद्रित है। यह मूल रूप से व्यक्ति को संबोधित करता है तथा सामाजिक आर्थिक विकास तथा मानव गरिमा के रखरखाव की पूर्व शर्त है। 5. शांति और सुरक्षा लोकतंत्र और विकास की आवश्यक शर्त है। वास्तव में, लोकतंत्र और विकास तथा शांति व सुरक्षा में पारस्परिक संबंध है। शांति और सुरक्षा के अभाव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता और विकास के अभाव में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। 6. भारत में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपागम और तरीके काफी पहले, वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित होने शुरू हो गए थे। यह उपागम संविधान में भी परिलक्षित होता है। हालांकि जरूरतों के अनुसार कालांतर में इस उपागम में बदलाव आ रहे हैं। 7. शांति और सुरक्षा के गंभीर खतरे के रूप में भारत आतंकवाद, विद्रोह या नक्सलवादी आंदोलन के भेस में कई तरह के हिंसात्मक गतिविधियों का अनुभव करता रहा है। भारत सरकार आतंकवाद, विद्रोह और नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियां तथा तरीके अपनाती रही है। 8. भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने घोषणा की कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति की नीति को विकास के लिए आवश्यक मानता है। यही कारण है कि अन्य देश की तरह भारत की विदेशी नीति राष्ट्रीय हित तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। 9. गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व जब 2 गुटों में विभाजित था उस अवधि में भारत गुटनिरपेक्षता की अवधारणा के विकास की प्रक्रिया को नेतृत्व प्रदान किया। 10. भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति बहाली कार्रवाई को तथा निरस्त्रीकरण जैसे अन्य प्रयासों में अपना पूरा समर्थन देता रहा है। साथ ही, भारत विकासशील देशों के विकास प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भूमिका की वकालत करता है। भारत दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसका सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों में शांति बहाली तथा विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए भारत का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावा है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.